इंडिया के रॉ और अमेरिका के सीआईए के बीच भारत की आजादी से ही चल रही है एक सीक्रेट जंग, जिसके बारे में आम जनता बिल्कुल नहीं जानती। और इसी जंग ने पिछले कुछ दशकों में गुमनाम हत्याओं के ढेर खड़े कर दिए हैं। इसमें शामिल है भारत के टॉप ब्रेन्स और साइंटिस्ट, टॉप डिप्लोमैट्स और यहाँ तक कि हमारे खुद के एक्स प्रधानमंत्री तक। और ये सारे मर्डर्स, वॉर्स, टेररिज्म और डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं दोनों देशों के चेहरों पर एक मुस्कान के साथ। 18 सितंबर 1947 अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी का जन्म हुआ, जिसका काम था पूरे दुनिया में अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाना। इनके जन्म के 10 सालों में ही इनके पास पूरे दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सभी 190 प्लस देशों की हर बारीकियों का, हर एक कमजोरियों का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट था। उन देशों में कौन सी सरकार है, ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी है, कौन सी सरकार टिकेगी और कौन सी गिरेगी, देश में लोग कितने हैं, कितने रिलीजियंस और कितने कल्चर्स हैं, रिबेल ग्रुप्स कितने हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। ये सारा इंटेल इन्होंने कुछ ही सालों में इकट्ठा कर दिया था, जो इंटेल इन्हें दूसरे देशों की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके, उन्हें बर्बाद करके, उन्हें अमेरिकन हित में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। सीआईए ने अब तक पूरे दुनिया के 51 देशों की सरकारें अकेले गिराई है। सिर्फ इस एक एजेंसी की वजह से ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई जंग छिड़ी ही है और आज तक चलती आ रही है। कितने ही देश आज यूएस की वजह से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, इन्हें आप स्क्रीन पर ही देख सकते हो। और मिडिल ईस्ट की हालत तो आपको पता ही है। मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई देश आज बचा होगा। ये पूरा एरिया कंप्लीटली वॉर टोन है और बर्बाद हो चुका है। सेम हालत अफ्रीका की भी है। अलग अलग देशों में यहां पर सिविल वॉर्स चालू है। सीआईए की वजह से ही आज यहां पर कई देश तो इतने गरीब है कि अमेरिका से 2 वक्त की रोटी इंपोर्ट करवाए बिना सरवाइव ही नहीं कर पाते। अब 1947 में जब साउथ एशिया में इंडिया का जन्म हुआ था, तब अमेरिका की नजरें इंडिया पर भी पड़ी थी। इंडिया एक नई उभरती डेमोक्रेसी थी और इसीलिए ये साउथ एशिया में यूएस की एक अच्छी पपेट स्टेट बन सकती थी। और इसीलिए अमेरिका ने सीआईए के जरिए इंडिया को भी अपना बड़ा निशाना बनाया। इन्हें चाहिए था कि ये कैसे भी करके भारत को घुटनों पर ला सके, ताकि भारत कमजोर हो जाए, अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाए और अमेरिका भारत को अपना पालतू बना सके। और नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। सीआईए ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट करने के लिए, इंडिया में और इंडिया के साथ अलग अलग देशों के वॉर्स भड़काने में, इंडिया को टेररिज्म का शिकार बनाने में और इंडिया को कई टुकड़ों में बांटने में। और आगे होने वाले इनके सीक्रेट ऑपरेशंस इन बातों के सबूत बनेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। सबूत बनेंगे कि कैसे इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए सीआईए ने हमारे तब के दोस्त चाइना के प्राइम मिनिस्टर के मौत के आरोप को हम पर लगाने की साजिश। यहां तक कि सिक्किम को हमारा एक राज्य नहीं बनने देने के लिए तो सीआईए ने अपनी ही एक खुफिया एजेंट को सिक्किम के राजा की रानी तक बना दिया था। और ऐसे कई सारे ऑपरेशंस कंस्पायर किए, जिनके खुलासे मैं आगे करूंगा। लेकिन इस सब के बावजूद सीआईए इंडिया को पूरी तरीके से अपने चपेट में नहीं ले पाया, क्योंकि 1968 में भारत में जन्म हुआ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो आज तक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। इंडियाज ग्रेट प्रोटेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। जिस एजेंसी ने अपने जन्म से कुछ ही सालों में इंडिया के हित में कई सारे मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर लिए। सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाना, पाकिस्तान का बंटवारा करना, खालिस्तान मुद्दे को दबाना एंड ऑफ कोर्स सीआईए को काउंटर करना, इन सब में रॉ का एक बहुत ही बड़ा हाथ था। और इसीलिए 1968 से ही शुरू हो गया 2 पावरफुल खुफिया एजेंसीज का एक ऐसा सीक्रेट वॉर जो आज तक जारी है। लेकिन ये सब हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं था और बहुत से इंडियंस को हमारे इतिहास की ये कहानी पता ही नहीं है। 1968 में जब रॉ का जन्म हुआ था, तब इन्हें ना कोई ढंग का ऑफिस दिया गया था और ना ही ढंग के ट्रेन्ड ऑफिसर्स इसमें थे। और इस सब के ऊपर से सीआईए तो रॉ के जन्म से ही उसे कैसे भी करके खत्म करना चाहता था। लेकिन फिर भी एक वीरान पड़े थिएटर और नौसीखे ऑफिसर्स से रॉ ने मजबूरी में शुरुआत की, क्योंकि 1968 से पहले हमारे देश की हालत बहुत ही गंभीर थी। हमारा देश ऑलमोस्ट बिखरने के कगार पर था और उसी कमजोर दौर में सीआईए ने हमें दुनिया भर में बदनाम करने के लिए हम पर एक भारी डिप्लोमैटिक अटैक लॉन्च किया था। 10 अप्रैल 1955 की रात मुंबई से एयर इंडिया फ्लाइट 300 उर्फ कश्मीर प्रिंसेस इंडोनेशिया के लिए उड़ान भरती है।
मगर ये अपने डेस्टिनेशन में जस्ट पहुंचने ही वाली होती है कि उससे पहले ही प्लेन के राइट विंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट से प्लेन जल के धुआं धुआं हो जाता है और सीधे नीचे पैसिफिक ओशन में डूब जाता है और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस ब्लास्ट की न्यूज पूरे ग्लोबल मीडिया में रातों रात वायरल हो जाती है, लेकिन इस हादसे की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस हादसे के कुछ ही घंटे पहले इस प्लेन को चाइनीज प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर जाओ एनलाई भी बोर्ड करने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट में उनका प्लान कैंसिल हो गया और इसीलिए वो जिंदा बच गए। अब जाहिर सी बात है, इस न्यूज से पूरे दुनिया भर में ये नैरेटिव छिड़ गया कि हो ना हो ये इंडिया की ही कोई साजिश है चाइना के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की, और इसीलिए अब ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था कि हमें कैसे भी करके भारत के ऊपर लगे इस दाग को मिटाना ही पड़ेगा। सो हमारे तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तुरंत आईबी के एक यंग ऑफिसर को इस मिशन पर डिप्लॉय कर दिया और तब जाके आईबी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें यह मालूम पड़ा कि इस पूरे हादसे के पीछे यानी कि चाइनीज प्रीमियर को मार के इसका इल्जाम भारत पर डालने के पूरे प्लान के पीछे CIA अमेरिका का हाथ था। हाँ, वही अमेरिका जो पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी का ढोल बजाते रहता है और जिसे देख के ही हर इंडियन पॉलिटिशियन भी हमारे यहां पर वैसे ही डेमोक्रेसी को लाना चाहता है। बाद में चाइनीज प्रीमियर की एजेंसी ने भी यही कहा कि हां, CIA ने ही उनके देश के ऑपोजिशन KMT के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। अब यह केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन एक चीज यहां पर समझ में नहीं आ रही थी कि CIA भारत को ही क्यों टारगेट करना चाहता है। इसको समझने के लिए ना हमें 1947 के दौर के ग्लोबल डायनामिक्स को समझना होगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. साल 1947 आजादी मिलते ही जहां पर अंग्रेजों के जाने की खुशी थी, वहीं पर दूसरी तरफ भारत में बंटवारे का दुख भी था। इस दौरान ग्लोबल लेवल पर भी एक डिवीजन या कह लो एक ग्रुपिंग शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे। दोनों सुपर पावर्स USA और USSR ने दुनिया के बाकी देशों को अपने खेमे में लेने के लिए एक अनडिक्लेयर्ड कोल्ड वॉर छेड़ दिया था, लेकिन भारत के PM नेहरू जी ने किसी के भी साइड में जाने से इनकार कर दिया और एक नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM शुरू कर दिया, जिसका मोटिव यह था कि भारत ना USA की तरफ जाएगा और ना ही USSR की तरफ, क्योंकि हमने देख लिया था कि ऐसे अलायंसेस के चक्कर में यूरोप का क्या हाल हुआ था। मगर अब प्रॉब्लम यहां पर यह हो गई कि हमारे नाम से USSR को तो उतना नहीं, लेकिन USA को बड़ी मिर्ची लग गई, क्योंकि नेहरू जी की ये आइडियोलॉजी सिर्फ इंडिया को ही नॉन अलाइंड नहीं रख रही थी, बल्कि हमारे नाम ग्रुप में दुनिया के ऑलमोस्ट 121 कंट्रीज भी शामिल हो चुके थे। कैन यू बिलीव दैट? आज प्रेजेंट में UN में 193 कंट्रीज है और उस समय 121 देश इंडिया के बनाए ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे। सो जाहिर है USA बीइंग टॉप सुपर पावर ऑफ दैट टाइम, US को मिर्ची लग गई और इसीलिए CIA ने कश्मीर प्रिंसेस ब्लास्ट का प्लान बनाया, क्योंकि इस प्लान से बेसिकली वो एक तीर से 2 निशाने लगा पा रहा था। नंबर 1 निशाना, प्लेन क्रैश के बाद नाम के 2 फाउंडिंग मेंबर्स और दोनों एशिया के बड़े कंट्रीज के बीच एक वॉर छिड़ जाए, क्योंकि उस दौरान इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे हुआ करते थे। जब इंडिया ने गोवा को रिक्लेम किया था तो चाइना ने इसको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया था। वहीं पर जब चाइना ने भी तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था तो इंडिया ने भी इस पर कुछ ना बोलकर चाइना को साइलेंटली सपोर्ट किया था। ये वही दौर की बात है जब हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाया करते थे। तो इंडिया और चाइना की इसी दोस्ती को CIA कैसे भी करके तोड़ना चाहता था। ऑल्सो CIA का दूसरा टारगेट था कि ग्लोबली जो भी कंट्रीज इंडिया के ग्रुप में शामिल है उनको ये मैसेज मिले कि इंडिया एक भरोसेमंद एलाय बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी भी आपके पीठ में छुरा घोंप सकता है, जैसे उसने चाइना के साथ किया उनके प्राइम मिनिस्टर को मारने का षड्यंत्र रच के। अब हालांकि CIA के इस प्लान पर पानी तो फिर गया, लेकिन वो जल्द ही समझ गया कि अगर उन्हें साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो उन्हें इस रीजन में एक पपेट कंट्री बिल्कुल चाहिए होगा। एंड नाउ लिटरली 0 पॉइंट्स फॉर गेसिंग वो पपेट कंट्री कौन थी? पाकिस्तान। CIA ने पाकिस्तान पर बेट लगाकर उन्हें तुरंत भर भर के फाइनेंशियल और मिलिट्री एड्स देना चालू कर दिया। अब ऐसे में जाहिर सी बात है इंडिया पर भी तलवार लटकने लग गई और अब हमें मजबूरी में बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए USSR के तरफ टिल्ट होना पड़ा। इसी रीजन की वजह से अगर आप देखोगे तो उन दिनों में USSR ने इंडिया में बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने में खूब मदद की थी। अब अगर आपके 2 दुश्मन दोस्त बन जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा?
बस वैसे ही कुछ हाल यूएसए का भी हो गया था। अब यूएस डेस्परेट हो गया था कैसे भी करके इंडिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए और हमारे देश से सोवियत इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए, जिसका ऑफ कोर्स बेस्ट सोल्यूशन था इंडिया के ग्राउंड पे उतरकर इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री मारना। और एग्जैक्टली वही यूएस ने किया भी। सो 1957 में पूरी दुनिया की फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया के केरला में खड़ी हो गई। मतलब आप समझ सकते हो, इस साल तक सोवियत इन्फ्लुएंस इंडिया में इतना आ चुका था कि अब लोग खुद से उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वोट करके चुन रहे थे और इसीलिए केरला ही बन गया था यूएस का फर्स्ट टारगेट। यूएस ने तुरंत सीआईए को मिशन असाइन कर दिया केरला की सीपीआई गवर्नमेंट को पावर से गिराने का। और आप मानोगे नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट अपना 5 साल का टर्म पूरा कर पाती उससे पहले ही सिर्फ 2 सालों में केरला में इतने प्रोटेस्ट होने लग गए कि इंडियन गवर्नमेंट को खुद केरला की सीपीआई गवर्नमेंट को गिराकर वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करना पड़ गया। लेकिन गवर्नमेंट का गिरना ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, इससे कई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें बाद में कहीं पर जाकर ये पता चला कि ये सब कुछ तो सीआईए की साजिश थी। उन्हें केरला के लोकल लोग और लैंग्वेजेस से लेकर केरला की वल्नरेबिलिटीज तक के बारे में इतने डिटेल में पता था कि उन्हें सिर्फ 2 साल लग गए वहां की सरकार को गिराने में। इवन जो प्रोटेस्ट भी वहां पर हो रहे थे वो सारे भी पेड प्रोटेस्ट थे। अब जरा सोचो, ये खबर कहां तो इंडिया को ये सारा कांड होने से पहले ही पता होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी कंप्लीटली क्लूलेस थे इस बारे में। हमें रत्ती भर का भी इंटेल नहीं था कि सीआईए हमारे ही देश के जमीन में क्या गेम खेल रही है। और भूलो मत, आईबी एक समय पर इतनी सक्षम थी कि इसके मदद से ब्रिटिशर्स ने कई बार इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स और बड़े इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को दबाया था। लेकिन अब ये डिपार्टमेंट अचानक से निकम्मी हो गई थी और हद तो तब पार हो गई जब 1962 के इंडो चाइना वॉर में हमारे पास इंटेल नहीं था। वो बात तो छोड़ दो, उल्टा हमारे पास गलत इंटेल था। देखो, किसी भी वॉर का विनिंग फैक्टर क्या होता है? उस कंट्री का इंटेलिजेंस, जिसके हिसाब से उस देश की डिफेंस फोर्सेस अपने प्रोएक्टिव मिलिट्री प्लान्स बनाती है, जैसे कहां पे कितने सोल्जर्स को डिप्लॉय करना है, कहां पे कितनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स रखनी है, अटैक्स कहां से होने वाला है, वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया चाइना वॉर के समय में आईबी के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन थी आपको पता है? पहला इंटेल, चाइनीज एयरफोर्स हमसे बहुत सुपीरियर है। अगर इंडिया एयरफोर्स यूज करता है काउंटर स्ट्राइक के लिए तो चाइना गुवाहाटी और कोलकाता जैसे सिटीज को बॉम्ब कर देगा। दूसरा इंटेल, चाइना के पास तिब्बत में भी अपना एक बेस है जिससे वो हमें इजीली अटैक कर सकता है। तीसरा इंटेल, वॉर के दौरान तिब्बत के बॉर्डर एरियाज में रहने वाले चाइनीज लोकल्स भी चाइना को सपोर्ट करने के लिए हम पर हमला बोल देंगे। लिटरली इंफॉर्मेशन ना रहना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा मिस इंफॉर्मेशन तो हमें पैरालाइज कर देगा। और वही हुआ भी। आईबी के इसी इंटेल फेलियर ने एक बार फिर से इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि आज तक इसी के वजह से भारत का एक बड़ा टुकड़ा चाइना के कंट्रोल में है। अब ये बात आज तक जितना हर एक भारतीय को चुभती है, उससे कहीं ज्यादा आईबी के एक जूनियर ऑफिसर को भी चुभ रही थी। और इसीलिए उन्होंने आईबी में रहते हुए ही अपने ही डिपार्टमेंट के मुंह पे ये कह दिया कि ये सब हमारी ही गलती है, हमारी वो काबिलियत ही नहीं है जो हमें हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए चाहिए। उन्होंने ये बात 1962 में कही थी और 1965 में आप जानते हो क्या हुआ? द इनफेमस 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, जो मेरे हिसाब से तो हम जीत के भी कहीं ना कहीं हार चुके। क्योंकि इसी के बस 1 साल बाद हमारे देश के 2 सबसे वीर और नेशनलिस्ट लीडर्स का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा। ये भारत के 2 ऐसे पर्सनालिटीज थे जो हमारे देश को इतना सक्षम बनाना चाहते थे कि हम बाकी के सुपर पावर से कंधा मिला सके। होमी भाभा ने तो 1965 में ये तक स्टेटमेंट दे दिया था कि भारत 1966 तक, यानी कि सिर्फ 1 ही साल में एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन जाएगा, जो टेक्नोलॉजी उस दौर में सिर्फ 4 ही देशों के पास थी। और इसीलिए सीआईए ये हरगिज नहीं होने देना चाहता था। सो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बस 1 ही साल बाद 1966 में सीआईए ने इन दोनों का मर्डर कर दिया। लेकिन अफसोस की बात तो यह थी कि इसके बारे में भी हमें खुद सीआईए से ही पता चला, आईबी से नहीं। इसी दौर में सीआईए के स्टेशन चीफ ने खुद एक इंटरव्यू में यह एक्सेप्ट किया कि शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा को उन्हीं लोगों ने मारा था। लेकिन हमारी आईबी को अगेन इस बात का रत्ती भर का भी अंदाजा नहीं था। अब शास्त्री जी के मौत के बाद इंदिरा गांधी पावर में आ गई और जैसे हर एक कंट्री का एक एसओपी होता है, वॉर के बाद चीजों को एनालाइज करना,
वैसे इंडिया ने भी 1965 के वॉर के बाद जब एनालाइज किया तब अगेन क्या पता चला, यही कि 1965 का वॉर भी आईबी के ही तरफ से एक कंप्लीट इंटेल फेलियर था। अब इंदिरा गांधी जी अपने समय की एक हार्डकोर नेशनलिस्ट थी, उनसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत आईबी में काम कर रहे उसी ऑफिसर को बुलाया जो पीएम नेहरू की सिक्योरिटी काफी सालों से देख रहे थे, जिन्होंने कश्मीर प्रिंसेस वाला वो दाग इंडिया से मिटाया था, और उन्होंने ही 1962 वॉर के बाद भी अपने ही डिपार्टमेंट आईबी के फेलियर को हाईलाइट किया था। जानते हो ये यंग ऑफिसर कौन थे? द जेंटलमैन एंड स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ, also known as RN Kao, the founder of India's elite external intelligence agency, research and analysis wing, RAW. इंदिरा गांधी जी ने RN Kao को कहा कि हमें एक ऐसा इंटेल डिपार्टमेंट क्रिएट करना है जो ऐसे प्रॉब्लम्स पर पहले ही एक अलार्म रेज कर दे। बस फिर क्या था, काओ ने मैडम गांधी के ऑर्डर्स पर 60 दिन के अंदर रॉ का एक फुल ब्लूप्रिंट बना दिया, जिसके सारे पॉइंट्स इंदिरा गांधी ने तुरंत अप्रूव कर दिए। लेकिन उनकी सिर्फ 2 ही शर्तें थी। नंबर 1, रॉ के टॉप 2 एलीट पोजीशंस पीएम के अप्रूवल से ही अपॉइंट किए जाएंगे। नंबर 2, रॉ में डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए खाली आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज के ही बंदे अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, बल्कि बाकी के बैकग्राउंड के लोगों को भी एंट्री करने का मौका मिलेगा। इसके बाद RN Kao ने भी टेबल पर अपनी 2 शर्तें रखी। नंबर 1, रॉ देश की सबसे सीक्रेटिव एजेंसी होगी जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं होगी। यहां ज्वाइंट किसी भी ऑफिसर का नाम कागज के एक भी पन्ने में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा, रॉ में सिर्फ 2 ही पोस्ट होंगे, एक सेक्रेटरी जो फील्ड में उतरेंगे और दूसरा जॉइंट सेक्रेटरी जो इंडिया या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहकर एनालिसिस का काम करेंगे। बाकी सारे ऑफिसर्स को उनके पोजीशन से नहीं बल्कि उनके नामों से ही बुलाया जाएगा। और बस इंदिरा गांधी ने यह सारी शर्तें मान ली और रॉ के इस ब्लूप्रिंट को तुरंत अप्रूव कर दिया। मगर जितना आसान इसे पास करवाना था, उससे 10 गुना मुश्किल था रॉ को बिल्ड करना फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि जब आईबी को इस बारे में पता चला कि उनसे अलग एक नई इंटेल एजेंसी बनने जा रही है, आईबी के ऑफिसर्स ने अड़ंगे डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आईबी ने रॉ को ऑफिसर्स देने से ही मना कर दिया, फर्नीचर देने से मना कर दिया, यहां तक कि ट्रेन्ड ऑफिसर्स देने से भी मना कर दिया। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे करके पीएमओ में बात करके RN Kao ने सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ रॉ की शुरुआत की। यस, सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ। और उस दौरान CIA, जिसकी स्थापना हमसे 2 दशकों पहले हो चुकी थी, उसमें कई हजार लोग काम कर रहे थे। बट हमारी संख्या जरूर कम थी, मगर हमारा जज्बा बहुत ही बड़ा था, और इसीलिए सिर्फ 250 ऑफिसरों के साथ हमारा रॉ CIA जैसे एक हाथी के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ा। अब हमें बंदे तो मिल चुके थे, लेकिन ऑफिस का क्या? तो RN Kao ने दिल्ली के वसंत विहार में एक बंद पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना दिया। अब ऑफिस का तो चलो सॉर्ट हो गया, लेकिन इंटरनेशनल मुखबरी यानी कि स्पाइंग का क्या? इसकी ट्रेनिंग कौन देगा भाई? सो इसके लिए उन्होंने ऑफिसर्स को दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक एलीट इंटेलिजेंस एजेंसी से ट्रेनिंग दिलवाई। इजराइल, USSR, UK और इवन अमेरिका भी, इन सारे देशों से हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करवाया गया, और वो भी एक दूसरे को बिना बताए। कुछ ही महीनों में ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और हमारे ऑफिसर्स तैयार हो गए। यस, 1970 तक इंडिया के पहले एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की बैच अपने मिशन के लिए, देश को बचाने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब बस सवाल यह था कि इन्हें अलग अलग देशों में डिप्लॉय कैसे किया जाए ताकि दूसरे देशों को इनके बारे में भनक तक नहीं पड़े। वेल, इसके लिए RN Kao को एक बड़ा ही खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने पीएम एडवाइजर से कहा कि आप दुनिया के अलग अलग देशों की इंडियन एम्बेसीज में ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स की वैकेंसीज बताओ, फिर हम उन पोजीशंस के बहाने हमारे रॉ ऑफिसर्स को वहां पर डिप्लॉय कर देंगे। और बस ये फाइनलाइज होते ही रॉ का पहला बैच अपने मिशन पर चल पड़ा। अब हालात कुछ ऐसे क्रिएट हो गए थे जहां पर एक तरफ हमारी रॉ CIA से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी, वहीं पर हमारी PM इंदिरा गांधी जी US को 2 बार धमकी दे चुकी थी। पहली बार तब जब US ने हमें वीट एड देने के बदले US के टर्म्स पर इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने के लिए प्रेशराइज किया था, लेकिन PM नहीं मानी। उल्टा उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर US की एड लेना ही बंद कर दिया। दूसरी बार PM ने सारे बैंक्स और इंडस्ट्रीज को ही नेशनलाइज कर दिया। तब यह मूव US के हिसाब से एक सोशलिस्ट मूव था, यानी कि हम उसके दुश्मन USSR के साइड ले रहे थे।
ये सबको देखकर यूएस काफी भड़क चुका था। उसे लग रहा था कि चीजें अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है और जिस वजह से उसने पाकिस्तान को हेवीली मिलिटराइज करना शुरू कर दिया, मिलिट्री फंडिंग्स और मॉडर्न हथियार देने शुरू कर दिए। एक बात रॉ चीफ आर.एन. काओ समझ गए थे कि पाकिस्तान के थ्रू CIA इंडिया के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली स्पीकिंग लोगों को जान से मारना शुरू किया। इन रिस्पॉन्स ये बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ईस्ट बंगाल से इंडिया आने लगे। पर जानते हो, ये मूव आर.एन. काओ को पहले से ही पता था। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। दरअसल काफी पहले से ही रॉ को यह बात पता चल गई थी कि पाकिस्तान ये ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करने वाला है और इसके लिए रॉ ने दो चीजें पहले से ही प्लान करके रखी थी। सबसे पहले तो आर.एन. काओ ने पीएम इंदिरा गांधी जी को यह बोल के रखा था कि वो यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके रख ले और ये कोई आम ट्रीटी नहीं होने वाली थी। इसके हिसाब से इंडिया पर अगर हमला होगा तो यूएसएसआर उसे अपने पर हुए हमले जैसा कंसिडर करेगा और तभी यूएसएसआर इंडिया के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतर पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से आए बंगाली स्पीकिंग लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इनके लिए पहले से ही सुंदरबन में रॉ ने कैंप्स बना के रखे थे। इन सिविलियन फोर्सेस को मुक्ति बहिनी नाम दिया गया और रॉ की ये प्री प्लानिंग बिल्कुल सही थी। यूएसएसआर के साथ ट्रीटी होने की वजह से जब 1971 का वॉर शुरू हुआ तब यूएस की 7th फ्लीट यानी कि उसका नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर हम पे हमला करने आ रहा था क्योंकि इंडिया ने उसके एलाय पाकिस्तान पर हमला किया था। यह होते ही यूएसएसआर की न्यूक्लियर सबमरीन अरेबियन सी में डिप्लॉय हो गई और उसने यूएस को धमकी दी कि अगर एक कदम आप आगे बढ़ाओगे ना तो तुम पर न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। और इससे इंडिया बिना किसी एक्सटर्नल थ्रेट के आराम से ईस्ट पाकिस्तान में लड़ने लगा और जो हमने मुक्ति बहिनी बनाई थी ना, उस फोर्स ने ही मेजरली आगे बढ़ के इंडियन आर्मी के साथ मिलके हमला किया और ये अटैक इतना सक्सेसफुल था कि इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान के 1 लाख सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया और ऐसे करके 1971 में रॉ ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बांग्लादेश, इस नए देश को पाकिस्तान के चुंगल से आजाद कर दिया। और बांग्लादेश की आजादी का बेसिकली मतलब यह था कि अब इंडिया कुछ वक्त तक चैन की सांस ले सकता था क्योंकि एटलीस्ट अब हमारा ईस्टर्न एरिया थ्रेट फ्री था। मगर वहीं पर CIA की रातों की नींद हराम हो गई थी क्योंकि अब एक नई एजेंसी ने जन्म ले लिया था जो उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी और यह बात यूएस को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। बट क्या करें, सिचुएशन ही यूएस के कंट्रोल में नहीं था। बांग्लादेश लिबरेशन के इस झटके से यूएस उभरने की ही कोशिश कर रहा था कि कुछ ही समय बाद रॉ ने CIA को एक और एक बड़ा झटका दे दिया। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया। 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की शुरुआत हुई। पीएम इंदिरा गांधी, उनके 2 एडवाइजर्स, चीफ साइंटिस्ट राजा रमन्ना और रॉ चीफ आर.एन. काओ के अलावा इसकी जानकारी और किसी को नहीं थी। डिफेंस मिनिस्टर तक को नहीं थी। लेकिन इस मिशन में रॉ के सामने 2 चैलेंजेस थे। एक, CIA उस वक्त सारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस को टैप करता था, सो मिशन के डिटेल्स लीक होने से बचना था। और दूसरा चैलेंज, CIA के स्पाई सैटेलाइट से न्यूक्लियर फैसिलिटी को छुपाना। बेसिकली हमें CIA के नाक के नीचे से न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करना था। तो रॉ ने सबसे पहले CIA के सैटेलाइट को स्टडी किया और उसका एक ब्लाइंड स्टॉप टाइम का पता लगाया। मतलब बेसिकली वो सैटेलाइट हम पर कितने समय के लिए नजर नहीं रखती। इस ब्लाइंड स्पॉट गैप में पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को चलाया गया। दूसरे प्रॉब्लम का सलूशन उन्होंने ऐसे निकाला कि इस मिशन में इन्वॉल्व सभी साइंटिस्ट और ऑफिशियल्स को विस्की और ताजमहल जैसे कोड वर्ड्स को यूज करने बोला गया था। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और डूब के जाना है। पधारो सर। जिससे CIA उनको पकड़ ना सके और लो, ये प्लान भी सक्सेसफुल रहा। 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और हम दुनिया के 5th न्यूक्लियर पावर बन गए। और अब इंडिया एक काफी बेटर पोजीशन पर था। न्यूक्लियर पावर का मतलब हमारे पास एक अथॉरिटी थी, प्लस ईस्ट में बांग्लादेश इंडिपेंडेंस से एक बहुत ही बड़ा खतरा हमने टाल दिया था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी भी एक देश था जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था, सिक्किम। अब सिक्किम इंडिया के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों था?
क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों इंडिविजुअली इस पर अपना कंट्रोल बना के इंडिया के चिकन नेक को काट कर हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ही हमसे अलग कर सकते थे। और CIA भी तो सिक्किम पर अपना कंट्रोल बना के इंडिया और चाइना पर नजर रखना चाहता था। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए अपने एक एजेंट को सिक्किम की रानी तक बना दिया था। बेसिकली साल 1961 की ये बात है जब सिक्किम के 36 इयर्स के चोग्याल प्रिंस अपने 3 बच्चों के साथ सिक्किम के विंडमेयर होटल में आए हुए थे जहां वो हमेशा आते थे। बट इस बार राजा काफी डिप्रेस थे क्योंकि रिसेंटली कुछ सालों पहले ही उनकी वाइफ की मौत हुई थी। लेकिन ये साल शायद कुछ स्पेशल था। इस बार होटल में उनकी मुलाकात एक अमेरिकन 19 साल की लड़की होप कुक से होती है जो हाल ही में इंडिया के दार्जिलिंग से सिक्किम घूमने आई थी। वो तुरंत राजा की अच्छी दोस्त बन जाती है और क्योंकि वो बचपन से ही अकेली ही थी तो दोनों एक दूसरे के साथ अपना गम बांटने लग जाते हैं और दोनों को एक दूसरे की कहानियां बहुत ही रिलेटेबल लगती है। लेकिन होप अपने देश वापस चली जाती है उसके बाद। फिर उसके अगले साल सेम जगह पर सेम होटल में होप राजा को वापस मिलती है। बट इस बार राजा ने यह सोच लिया कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्होंने होप को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और वो मान भी जाती है। 1963 में फाइनली उन्होंने शादी कर ली और होप कुक सिक्किम की महारानी बन जाती है। एंड एज एक्सपेक्टेड क्योंकि महारानी US एजेंट थी तो उनसे मिलने US एम्बेसडर फ्रीक्वेंटली आया जाया करते थे। ये एक पैटर्न सा बन गया था कि एम्बेसडर के जाने के बाद सिक्किम की महारानी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे देती थी। और सिक्किम के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता ही होगा कि तभी सिक्किम इंडिया का ही एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। लेकिन अब धीरे धीरे ये देश हमारा ही दुश्मन बनते जा रहा था। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था। 1973 आते आते रॉ ने यह ठान लिया था कि अब बस CIA को सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि अब अगर चुप बैठे रहे तो हम सिक्किम को खो देंगे। और इसीलिए सिक्किम को इंडिया से जोड़ने की जिम्मेदारी रॉ ने अपने हाथों में ले ली। मिशन के लिए एक बहुत ही होनहार ऑफिसर को चुना गया जिसने सिचुएशन को एनालाइज करके एक पूरा प्लान प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर CIA सिक्किम की महारानी को खरीदना चाहती है तो उसे खरीदने दो ना, हम रानी के राजा को ही गद्दी से गिरा देते हैं। और इसके लिए उन्होंने वहां के काजी लेंडुप दोरजी जैसे लीडर्स को आइडेंटिफाई किया जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे और उनको फाइनेंशियल और ग्राउंड सपोर्ट देना चालू कर दिया। जनता में भी उस रॉ ऑफिसर ने यह नैरेटिव फैलाया कि डेमोक्रेसी में ही आपकी आवाज सुनी जाएगी, राजशाही रूल में नहीं। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब 1975 में रेफरेंडम हुआ तब 97.55% लोगों ने डेमोक्रेसी को वोट देते हुए इंडिया के साथ जुड़ने के पक्ष में अपना फैसला दिया। अब गेस करना चाहते हो सिक्किम मिशन सक्सेसफुल करने वाले वो यंग रॉ ऑफिसर कौन थे? हमारे आज के NSA अजीत डोवाल, जिन्होंने सिक्किम को इंडिया का एक स्टेट बनाया। ये इनफैक्ट उनके रॉ करियर का पहला मिशन था, जिस मिशन की वजह से ही ऑफ कोर्स इंडिया को अब एक पावर पोजीशन मिल चुका था और USA का मुंह एकदम से छोटा हो गया था क्योंकि CIA जो अब तक पूरे दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही थी, उसे अब एक कल की आई हुई एजेंसी ने, वो भी इंडिया जैसे एक नए बने देश की एजेंसी ने हरा दिया था। उन्हें US में बैठकर भनक तक नहीं पड़ी और इंडिया ने यहां पर सिक्किम को अपना स्टेट बना दिया। लेकिन इसके बाद आया साल 1976, जिसके बाद से रॉ का एक काला दौर शुरू हो गया। पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई थी और पूरा ऑपोजिशन रॉ पर एलिगेशंस लगा रहा था। उसे PM इंदिरा गांधी की प्राइवेट आर्मी बोल रहा था। ऑपोजिशन के मुताबिक रॉ PM इंदिरा के कहने पर ऑपोजिशन लीडर्स पर कंटिन्यूअसली नजर रखे हुए थी और जो भी इमरजेंसी के या इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलते तो उसे अरेस्ट करके खूब टॉर्चर किया जाता था। अब इसके बाद इमरजेंसी खत्म तो हुई, मगर रॉ को जिस चीज का डर था वही हुआ। 1977 में इलेक्शंस हुए और जनता पार्टी इमरजेंसी के ब्रूटैलिटीज और इंदिरा को डिक्टेटर बोल के इलेक्शन जीत गई। इस सरकार के PM बने मोरारजी देसाई और फॉरेन मिनिस्टर बने अटल बिहारी जी। इस सरकार की आयरनी देखना, मोरारजी ने खुद ही पार्लियामेंट में ओपनली एक्सेप्ट किया था कि हमने जांच करवाई और रिपोर्ट ये आई कि इमरजेंसी के दौरान रॉ को इंदिरा जी ने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद पावर में आते ही PM मोरारजी ने रॉ पर ही क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। दिल्ली ऑफिस का एक कैबिन छोड़कर बॉम्बे, बैंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, पटना और जयपुर में सारे रॉ के रीजनल ऑफिसेस बंद कर दिए गए जो मेनली रॉ की रिक्रूटमेंट के लिए यूज हो रहे थे। वो यही नहीं रुके,
उन्होंने 600 टॉप ऑफिसर्स को रॉ से निकाल दिया। रॉ के फाउंडर आर.एन. काउ को जबरदस्ती लंबी छुट्टी पर भेज दिया और काउ के जो सबॉर्डिनेट्स थे के शंकरन नायर, उनका डिमोशन करवा दिया। अब ये भी चलो एक समय के लिए बाजू में रखते हैं, बट पीएम मोरारजी देसाई ने एक कदम और जाकर पाकिस्तान को तक न्यूक्लियर स्टेट बनने में मदद कर दी। यस, पाकिस्तान हमारे पीएम की एक गलती की वजह से न्यूक्लियर स्टेट बन पाए और पीएम मोरारजी की इसी एक गलती की वजह से हमारे करीब 150 अंडर कवर रॉ ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो गए थे और उन्हें पाकिस्तान में खूब टॉर्चर कर करके मार दिया गया। तो बात ऐसी है ना, द न्यूयॉर्क टाइम्स का खुद का रिपोर्ट बताता है कि 1950s से CIA पाकिस्तानी साइंटिस्ट को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन कर रही थी। इसीलिए 1970s में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ली और पाकिस्तान के इस कहूता नाम के एरिया में खान लैब्स सेटअप करके न्यूक्लियर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। और तभी यूएस ने, जहां पर इंडिया की तरफ खूब नजर रखी हुई थी, पर पाकिस्तान के इस एक्ट से मुंह फेर दिया। बट हमारी पीएम ने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। जैसे ही रॉ ने उन्हें खबर दी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है, उन्होंने रॉ को इस पर एक्शन लेने के ऑर्डर्स दे दिए, जिस पर एक्ट करते हुए रॉ ने अपना एक मिशन, द कहूटा मिशन, लॉन्च किया। सबसे पहले तो रॉ ने कहूटा एरिया में अपने स्पाइस का एक जाल फैला दिया, एक नेटवर्क फैला दिया। इन स्पाइस का बस सिर्फ 2 काम था। पहला, पता लगाओ कि क्या सही में खान लैब फैसिलिटी में न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, और दूसरा, अगर बन रहे हैं तो उस फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट निकालकर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। बॉम्ब वहां पर बन रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए रॉ एजेंट्स वहां के सैलून्स में जॉब पर लग गए। और वहां पर जब खान लैब्स के साइंटिस्ट बाल कटाने के लिए आए, तभी एजेंट्स ने उनके बालों का सैंपल ले लिया। फिर इसी सैंपल्स को लैब टेस्ट किया गया, जिसमें पता चला कि सैंपल्स में बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के हाई रेडिएशन के ट्रेसेस है। अब यह तो कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान कहूटा फैसिलिटी में ही बॉम्ब बना रहा है। इसके बाद शुरू हुआ इस मिशन का दूसरा फेज, ब्लूप्रिंट हासिल करने का। इसके लिए रॉ ने एक इंटरनल बंदे को ही अपने जाल में फंसा के उससे न्यूक्लियर फैसिलिटी का मैप भी निकलवा लिया। मतलब प्लान पूरा रेडी था, बस अटैक के अप्रूवल की जरूरत थी। पर यह सब होते होते 2 साल बीत चुके थे और जैसे हमने देखा 1977 में नई जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। तो पीएम मोरारजी से जैसे ही रॉ के नए चीफ सुनटूक जी प्लान अप्रूव करवाने पहुंचे, अप्रूवल देना तो दूर की बात, उनका कहना था कि हम इंडिया है, हम एग्रेसर नहीं है, हमें दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां तक भी अगर रुक जाते तो भी ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पीएम मोरारजी ने एक कॉन्वर्सेशन में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जियाउल हक को बोल दिया कि हमें आपके कहूटा न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता है, हमारी रॉ ने सब कुछ पता लगा लिया है। यह सुनते ही पाकिस्तान ने ISI की मदद से कहूटा में डिप्लॉयड हमारे सारे रॉ ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया और सबको एक एक करके मार डाला। अब पीएम मोरारजी देसाई ने ऐसा क्यों किया, इसके 2 साइड्स है। नंबर 1, क्योंकि वो गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, शायद इसीलिए उन्होंने मना किया होगा। दूसरा साइड ये है कि 1983 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया था कि पीएम मोरारजी एक CIA एजेंट थे, जिनको एनुअली CIA $20,000 दिया करती थी उस समय में। और इसी सेम टाइम पर पीएम मोरारजी को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान भी मिला था, जो बाय द वे आज तक इंडिया में सिर्फ उनको ही मिला है। यही नहीं, उस वक्त पीएमओ में भी यह कहा जाता था कि पाकिस्तान के डिक्टेटर जियाउल हक और मोरारजी काफी अच्छे दोस्त थे। उनकी कई बार फोन पे बातचीत भी हुआ करती थी। खैर, लेट 1970s का वक्त वो वक्त था जब सबको लगा कि अब रॉ का चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है। हमारे सुपर हीरोज जैसे ठंडे बक्से में बंद हो चुके थे, लेकिन तभी ही रॉ की कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1980 में देश में इलेक्शंस हुए। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी को जनता ने वापस चुन के इलेक्शंस जिता दिए। उन्होंने अपनी सरकार बनाई और वो वापस देश की प्रधानमंत्री बन गई। पर यह वो दौर था जब 1971 में CIA द्वारा बोया हुआ खालिस्तानी मिलिटेंसी का बीज 9 सालों बाद देश को अंदर से खोखला करना शुरू कर चुका था। दरअसल 1971 की बात है जब रिचर्ड निक्सन ने CIA और ISI को मिलकर पंजाब में एक एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू करने को कहा। इसके तहत सबसे पहले उन्होंने पंजाब के एक लीडर जगजीत सिंह चौहान को UK बुलाया और उन्हें इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट शुरू करने के लिए बोला,
जिसकी डिमांड होगी पंजाब को इंडिया से अलग करके एक अलग देश बनना। फिर उसके बाद सीआईए ने जगजीत सिंह को न्यूयॉर्क बुलाया और फिर उसकी यूएन और यूएस मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे यह बुलवाया गया कि पंजाब में इंडियन गवर्नमेंट पंजाबीज के साथ बहुत गलत कर रही है, उनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। वही बात जो यूएस हर देश में बोलता है और फिर डेमोक्रेसी के नाम पर वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार पलट देता है। अब यहां तक भी ठीक था, लेकिन 1981 में सीआईए ने अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिए। सीआईए ने एक कनाडा बेस्ड मिल वर्कर तलविंदर सिंह परमार को खड़ा किया। ये इंडिया में कई क्राइम्स और पीएम इंदिरा गांधी को डेथ थ्रेट्स देने के लिए वांटेड था। अब कहानी में ट्विस्ट देखना, जब तलविंदर वेस्ट जर्मनी गया था तब जर्मन इंटरपोल ने उसे अरेस्ट कर लिया और वो उसे इंडिया को हैंड ओवर करने ही वाले थे कि तभी सीआईए ने उन्हें रोक दिया। इंडिया भेजने की जगह पे तलविंदर को जर्मन्स ने कनाडा भेज दिया और वहां से फिर पता चलता है कि तलविंदर ने बब्बर खालसा नाम की एक खालिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। इनफैक्ट आगे चल के इसने ही कनिष्क बॉम्ब ब्लास्ट भी एग्जीक्यूट करवाया और यही वो बंदा था जिसने इंडिया में खालिस्तानी मिलिटेंसी को जन्म दिया। नाउ इतना सब होते हुए देख के रॉ चुप थोड़ी ना बैठने वाली थी। ये बात रॉ चीफ ने पीएम इंदिरा गांधी को तुरंत रिपोर्ट की और एज एक्सपेक्टेड पीएमओ ने भी एक नए मिशन का अप्रूवल एक झटके में दे दिया और इस तरह 3 सालों से चुप बैठे हुए हमारे हीरोज वापस से एक्शन में आ गए। रॉ ने सबसे पहले पाकिस्तान में अपने स्पाई नेटवर्क को एक्टिवेट किया। एक्स रॉ चीफ बी रमन बताते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जवाब देने के लिए रॉ ने अपने काबिल ऑफिसरों को लेकर 2 टीम्स, टीम एक्स और टीम जे बनाई। टीम एक्स का काम था पाकिस्तान में बेस सभी टेररिस्टों को टारगेट कर करके मारना और टीम जे को स्पेसिफिकली पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्टों को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। इन टीम्स को अर्जेंट बेसिस पर पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया। फिर क्या था, वहां पर पहुंचते ही इन्होंने एक के बाद एक टेररिस्टों को मारना शुरू कर दिया। बी रमन का यह कहना था कि इन टीम्स ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली थी। जब जब खालिस्तानी टेररिस्ट इंडियन सिटीज में कोई अटैक करते थे, इसके रिटेलिएशन में टीम जे लाहौर या कराची में पलटवार करके किसी टेररिस्ट को मार गिराते थे। और जानते हो पाकिस्तान में खालिस्तानी टेररिस्ट का पता रॉ को कौन दे रहा था? खाड़। यह अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उनके नेटवर्क की मदद से रॉ को खालिस्तानीज का एग्जैक्ट लोकेशन देती थी और फिर रॉ एजेंट्स वहां पर जाके उनकी किलिंग्स करते थे। इस स्ट्रैटेजी की वजह से देखते ही देखते रॉ का उन टेररिस्टों पर क्रैकडाउन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और पाकिस्तानी सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या इन हमलों को रोकने के लिए। तो आखिर में उन्होंने अपने क्लोज एलाय जॉर्डन के पास जाकर लिटरली प्लीड किया कि वो मीडिएट करके इंडिया से ये अटैक्स रोकने के लिए कहे। और इसके बाद से तो आपको पता ही है, आज तक न्यूज आती रहती है कि रॉ पाकिस्तान, कनाडा और नेपाल में आए दिन टेररिस्टों की खुफिया किलिंग्स करते रहता है। अब एक बात यहां पर नोटिस करने वाली है कि रॉ मोस्टली तब ज्यादा एक्टिवेट हुआ है जब एक नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर रहा है इंडिया को लीड करने के लिए। और जब कुछ प्राइम मिनिस्टर अगर उनके कहीं ना कहीं सीआईए लिंक्स है या फिर एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है, तो रॉ ने उस वक्त में हमेशा अपने आप को एक टूथलेस टाइगर की तरह महसूस किया है। अच्छा, अब रॉ की एक और एक खास बात है, आपने अक्सर ये देखा होगा कि सीआईए हो गया या फिर इजराइल की मोसाद हो गई, ये एजेंसीज अपने अचीवमेंट्स को, अपने ऑपरेशंस को कुछ सालों के बाद डीक्लासिफाई करती है। यानी कि वो अपने कोडेड सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स को मिशन अकम्प्लिश होने के बाद पब्लिकली रिलीज करते हैं ताकि सारी दुनिया को उनके कारनामों के बारे में पता चले और सारी दुनिया उनसे डरे। अब मोसाद तो इस खेल में एक कदम आगे है। अभी मेरे फोन में 4 नोटिफिकेशंस होंगे, मोसाद ने हिजबुल्लाह चीफ को खत्म कर दिया, टेररिस्ट के पेजर्स ब्लास्ट हो रहे हैं, ईरान चीफ मोसाद से डर के अंडरग्राउंड हो गया है। ये तो अपने ऑपरेशंस को लाइव स्ट्रीम तक करते हैं। लेकिन अगर आप रॉ को देखोगे ना, तो हम कभी भी अपने किसी भी कोवर्ट ऑपरेशन को ग्लोबली एक्सेप्ट ही नहीं करते और ना ही प्राउडली शोकेस करते हैं। मोसाद सीआईए तो अपने वेबसाइट पर ओपन रिक्रूटमेंट लिस्टिंग तक लगाते हैं और हमारे रॉ ने तो अपनी खुद की एक वेबसाइट तक नहीं बनाई हुई है। हमने हमारे कोई भी ऑपरेशन या फिर किलिंग्स के क्लासिफाइड कोडेड डॉक्यूमेंट्स को कभी भी डीक्लासिफाई नहीं किया है। और इसीलिए आज हमने रॉ की जितनी भी कहानियां आपके सामने रखी है ना, वो बड़ी मुश्किल से हमें सीआईए के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से या फिर रॉ के एक्स ऑफिसर्स की किताबों से मिली है। और इसीलिए ये मिशंस तो सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप सोचो, अगर वर्ल्ड के 193 देशों में से वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड और एलीट एजेंसीज के लिस्ट में हमारे रॉ का नाम आता है,
तो आप सोच सकते हो ग्लोबली रॉ का क्या दबदबा होगा, किस लेवल के मिशंस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। और तभी तो जो CIA रॉ के जन्म से ही उसे खत्म करने के पीछे लगी हुई थी, वो आज खुद ही रॉ की तारीफ कर रही है। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. मोसाद चीफ तो ओपनली ये कह चुके हैं कि रॉ इतनी काबिल एजेंसी है कि हमने कई बार इनकी मदद लेकर जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट किए। There has been intelligence cooperation between Israel and India over the years. It's a long cooperation. So my point basically is कि ना जाने कितने और ऐसे खतरनाक और निडर मिशंस होंगे, कितने डेडली ऑपरेशंस होंगे जो रॉ ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए, लेकिन उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ना जाने कितने ऐसे रॉ ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइसेस दिए हैं, लेकिन उनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। रॉ के ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जो 15 साल 20 साल अपना भेस बदल कर दुश्मन के देशों में रहते हैं, जहां पर रैडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पनपते हैं, अपने देश से अपने परिवार से दूर मुखभरी जैसा एक एक्सट्रीमली रिस्की काम करते हुए, और अंत में अफसोस उन्हें भारत के इतिहास में एक पन्ना तक नसीब नहीं होता। नो सेलिब्रेशंस, नो मेडल्स, नो एप्रिसिएशन एट ऑल। अरे कितने बार तो उनकी बॉडी तक इंडिया एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। हम ग्लोबली उन्हें डिसओन कर देते हैं, लेकिन ये बात जानते हुए भी ये ऑफिसर्स देश की हिफाजत के लिए, देश की शान के लिए गुमनामी से भरी जिंदगी में लड़ते रहते हैं, अपनी जान देते रहते हैं। इन्हें ही वाकई में डिजर्विंगली कहा जा सकता है ट्रू देशभक्त। आज का हमारा ये वीडियो इन्हीं शूर योद्धाओं के लिए डेडिकेटेड है, ताकि इनका नाम नहीं सही तो एटलीस्ट इनका काम, इनका हमारे देश के लिए बलिदान अमर हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।